बीए द्वितीय वर्ष के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी तर्क दोषों का, इनफॉर्मल फैलेसीज का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम निरंतर प्रासंगिकता के तर्क दोष पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। अनेक रोचक तर्क दोषों की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं और आज फिर हम एक अलग प्रकार के बड़े सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाले प्रासंगिकता के तर्क दोष के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे जिसको कहना चाहिए कि अपील टू इमोशन वाली बात पे मैंने, जहाँ पर मेरे मनोभावों को या मेरे भावनाओं को आंदोलित करने वाले तर्क दोष, भावनाओं को आंदोलित करना अपने आप में दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन गलत तरीके से या गलत निष्कर्षों के लिए किसी की भावनाओं को आंदोलित करना या आकर्षित करना त्रुटिपूर्ण हो सकता है। और ऐसे ही 3 त्रुटिपूर्ण तर्क दोषों का जिक्र हमने हमारे पिछली कक्षा में किया है। आर्ग्यूमेंटेड पॉपुलम की बात थी, जहां पर मैंने आपसे बताया था कि लोकोत्तेजक युक्तियां कुछ इसी प्रकार की युक्तियां होती हैं, जहां पर हमारी किसी लोक भावना को जोड़ करके किसी छद्म निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में मैंने आपसे बताया था कि ये काफ़ी पॉपुलर है। और उसके बाद में एक रोचक एग्जाम्पल दयामूलक युक्ति का हमारे सम्मुख आया था, जहां पर हम ये कह रहे हैं या इस प्रकार का तर्कदोष उत्पन्न होता है कि तर्क से भटकाने के लिए व्यक्ति के दया भाव को आकर्षित किया जाता है। और उसी प्रकार से एक मुष्टिका प्रभाव होता है, जहां पर तर्क में ये देखा जाता है प्रायः कि बातें जिस कलेवर में प्रस्तुत की जा रही हैं, वस्तुतः उनका परपोर्ट कुछ और होता है। आप ऐसा कर लीजिए वरना देख लूंगा। तो अब ये देख लेने में तो ऐसा, लेकिन ये शब्द जो है देख लूंगा, अपने आप में बड़ा एक धमकी भरा शब्द भी हो सकता है, बड़ा चुनौती भरा शब्द भी हो सकता है। और इसके प्रभाव जो उत्पन्न होते हैं वह उस प्रसंग में जो बात कही जा रही है और जो निष्कर्षों तक पहुंचने की चेष्टा की जा रही है, वहां पर एक स्पष्ट रूप से तर्क दोष बन जाता है। फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस में, प्रासंगिकता के तर्क दोष में, असंगत निष्कर्ष अपने आप में एक महत्वपूर्ण तर्क दोष है। हमने अभी तक अनेक तर्क दोषों की बात की, आज हम असंगत निष्कर्ष तर्क दोष की बात करेंगे। असंगत निष्कर्ष भी प्रासंगिकता के तर्क दोषों का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। क्या है? The premises are presented with great emotional force। यहां पर भी एक बहुत ही भावनात्मक वेग के साथ में आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है, बट मिस द पॉइंट, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है या फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, मिसफायर कर देता है, यानी कि किसी ऐसे परिणाम तक पहुंच जाता है जो कि लक्षित था ही नहीं। अभी बहुत हाल में आप लोगों ने टीवी पर एक एड देखा, जो कि स्वर्ण आभूषण बनाने वाली किसी कंपनी ने एक विज्ञापन तैयार किया। और विज्ञापन निर्माताओं ने संभवतया यह मानते हुए कि यह अनेक लोगों को सकारात्मक रूप में आकर्षित करेगा और उससे उनके आभूषणों की सेल, आभूषणों का विक्रय बढ़ जाएगा। बड़ी प्रभावशाली कंपनी और बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि गुणवत्ता की, सिनेमेटोग्राफी की, स्क्रिप्ट की दृष्टि से बड़ा एक पावरफुल, एक बड़ा ही प्रभावशाली विज्ञापन उस कंपनी ने निर्माण किया। किंतु हुआ क्या? वहां पर जो धारणा उस विज्ञापन के निर्माताओं ने या उस कंपनी के कर्ता धर्ताओं ने रखी होगी, वह फलीभूत नहीं हुई और उस विज्ञापन का प्रभाव सामान्यतया बड़ा विपरीत पड़ा। कंपनी ने या विज्ञापन निर्माताओं ने या जितने भी लोगों ने उसके पीछे कुछ
कैलकुलेशन किया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि इससे बड़ी एक सांप्रदायिक सद्भावना, समरसता का निर्माण होगा और इससे आकर्षित होकर के लोग बाग इन आभूषणों को खरीदेंगे। जबकि उसके विपरीत हुआ क्या कि लोगों को उसके अंदर एक उपहास नजर आया, एक शरारत, एक छेड़खानी नजर आई और परिणाम यह हुआ कि न केवल लोगों ने आभूषण नहीं खरीदे, आभूषण खरीदना ना खरीदना तो बहुत सारी अन्य चीजों पर भी निर्भर करता है, किंतु लोगों ने उस विज्ञापन का और उस विज्ञापन को प्रस्तुत करने वाली कंपनी का प्रखर विरोध शुरू कर दिया। तो करने चले थे क्या और परिणाम निकल गया क्या? तो प्रसंगवश ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जिस निष्कर्ष तक आप पहुंचना चाह रहे थे और जिस मार्ग से पहुंचना चाह रहे थे, जिस माध्यम से पहुंचना चाह रहे थे, वो निष्कर्ष के लिए अप्रासंगिक, ना केवल अप्रासंगिक सिद्ध हुआ हम, बल्कि उसके आगे की बात कर रहे हैं, काउंटर प्रोडक्टिव, उसके लिए एक नुकसानप्रद, उसके लिए एक हानिप्रद सौदा सिद्ध हो गया। इस विज्ञापन के बारे में आप लोग, मैं समझता हूं कि जो लोग भी टीवी देखते हैं और थोड़ा सा सामाजिक घटनाओं पर नजर रखते हैं या उसमें सम्मिलित होते हैं, तो आप वो विद्यार्थी इस चीज को अवश्य जानते होंगे। दूसरा इसका एक उदाहरण जो अभी हाल दौर की घटनाएं हैं, opposing the government with the charges of corruption goes well in the rhetoric। डेमोक्रेसीज में ये बड़ी आम बात है कि आप जो भी सरकारें सत्ता में होती हैं, आप उनकी आलोचना करें और सरकार की आलोचना करना आपका अधिकार भी माना जाता है, और बल्कि यदि आप ठीक आलोचना करते हैं तो वह आपका कर्तव्य भी माना जाता है। और ऑपोजिशन का तो काम ही सरकार की आलोचना करना है, जिससे कि सरकार सजग रहे और गलत काम ना करे। किंतु कभी कभी क्या होता है कि आलोचना निराधार हो जाती है। गली गली में शोर है, फलाना ठिकाना चोर है। आप ये नारा लगाइए और आप ये देखिए कि आपके साथ में काफी भीड़ जुट जाएगी और बहुत सारे लोग आपसे सहमत होते हुए प्रतीत होंगे। फिर मान लीजिए यदि पलट करके किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो रिपीटेडली किसी के ऊपर चोर होने का इल्जाम लगा रहा है, ये पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए तो सही कि मैंने क्या चुरा लिया। मान लीजिए कि वो ये कहता है कि देखिए ये तो मेरे ऊपर आप सीधा सीधा लांछन लगा रहे हैं और मैं मानहानि का दावा करूंगा, इत्यादि बातें जो भी राजनीति में होती हैं, कोर्ट्स में होती हैं। और फिर वह व्यक्ति जिन आधारों पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि फलां व्यक्ति चोर है, अपनी बात को सिद्ध न कर पाए, है ना। अभी तो हमारे यहाँ हाल में ऐसा हुआ है कि हमारे न्यायालयों तक को इसके बीच में अपना जिसको कहना चाहिए कि संज्ञान तक लेना पड़ा है। न्यायालय ने यह कहा है कि भाई देखिए या तो आप ये बताइए, वरना आप किसी की छवि को इस तरीके से चोर कह करके खराब मत कीजिए। तो विपरीत परिणाम क्या हुआ कि जो लोग लांछन लगा रहे थे उनको ही न्यायालय में अपनी बात सिद्ध न कर पाने की स्थिति में कोर्ट के सम्मुख शर्मिंदा होना पड़ा और न्यायालय से भी माफी मांगनी पड़ी और सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति से भी माफी मांगनी पड़ी। तो कई बार क्या होता है कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से, इसमें आप लोकोत्तेजना की बात भी शामिल होती है किसी ना किसी हद तक, कि आप या कोई व्यक्ति किसी निष्कर्ष तक किन्हीं आधारों से पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना मिसकैलकुलेटेड है कि वो ना केवल मिसफायर करता है बल्कि के काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। आप करने चले थे, आप किसी की छवि खराब करने चले थे और आपने अपना अज्ञान सिद्ध किया, आपने अपनी प्रवृत्ति सिद्ध की और आपने अपनी त्रुटि एक्सपोज कर दी। आप नहीं कहते तो आपसे कोई कुछ भी नहीं कहता, किंतु आपने किसी के ऊपर लांछन लगाया और आप फिर उस लांछन को सिद्ध नहीं कर पाए, तो आपकी अज्ञानता, आपकी त्रुटि और आपकी जिसको कहना चाहिए कि जिम्मेदारी सिद्ध हुई उन निष्कर्षों तक न पहुंचने के लिए, क्योंकि आपके आधार न केवल आधार गलत थे बल्कि आपके जो निष्कर्ष थे वो उन आधारों से असंगत थे। एक अन्य उदाहरण इसका आपकी किताबों में, इरविंग एम कोपी की किताब लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई सरकारें वो ये कहती हैं कि हमारे को डेफिसिट फाइनेंसिंग है, हमारे में बजट घाटा चल रहा है, इसलिए हमको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे और सरकारें जो कर हैं उनके स्तर को उठा देती हैं, ज्यादा कर
वसूलती हैं। और ज्यादा कर किस लिए वसूलती हैं? क्योंकि वो ये कहती हैं कि भाई देखिए, पब्लिक वेलफेयर का काम, जो सामान्य लोकहित का काम है, उसमें क्योंकि कर का पैसा लगता है, तो लोकहित के लिए यह आवश्यक है कि अधिक कर वसूला जाए। और फिर होता क्या है कि थोड़े दिन में डिफेंस बजट आता है और उसमें ज्यादा प्रावधान कर दिए जाते हैं, डिफेंस के लिए ज्यादा राशि को एलोकेट कर दिया जाता है। तो यहां पर लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई देखिए, आपके निष्कर्ष बड़े असंगत हैं। आप लोकहित की बात कर रहे हैं और आप वॉर में या वॉर मशीनरी में या वॉर प्रिपेयर्डनेस में पैसा झोंक रहे हैं। तो अनेक अवसरों पर असंगत निष्कर्ष का प्रासंगिकता का तर्कदोष उत्पन्न हो जाता है। हमें ऐसे तर्कदोषों से बचना चाहिए। जब हम आगे के और जो दो प्रकार हैं, पूर्व धारणा का तर्कदोष और संदिग्धार्थकता का तर्कदोष, इन दोनों की चर्चा जब हम कर लेंगे, तब हम तर्कदोषों से बचने के उपायों पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मैं समझता हूं कि आप अब तक जो आपको पढ़ाया गया है उसका अध्ययन कीजिए। कोई जिज्ञासा, कोई समस्या हो तो मुझसे बात अवश्य कीजिए। आने वाले तर्कदोषों की चर्चा आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।